चलिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि सत्ता बदल जाए, चेहरे बदल जाए, किसी एक पार्टी की सरकार आती है जाती है, लेकिन अमूमन चरित्र माना जाता है कि वो ऐसा ही रहता है। और भ्रष्टाचार भारत में ऐसे अपनी पैर पसार चुकी है कि लोग अब सोच रहे हैं कि ये खत्म कैसे हो पाएगा, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो मैं तो पहले यही समझना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार की जो दीमक लगी हुई है, इस दीमक को कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, आप भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, लेकिन इसकी जड़ में मूल समस्या क्या है? सोनी जी। पहले तो साधना नीज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। धन्यवाद। यह भ्रष्टाचार पूरे देश में एक आंदोलन हुआ था 2011 में। उस आंदोलन को लोग, पूरे देश क्या विश्व उसको देखा, अन्ना आंदोलन के नाम से। उसी आंदोलन में मैं एक सहभागी के रूप में भाग लिया और उसी आंदोलन से मुझे एक प्रेरणा मिली कि कुछ करना है, और उसी के मार्गदर्शन या उसके मनोबल से मैं करप्शन के विरुद्ध एक छोटे सिपाही की तरह लगातार काम कर रहा हूं। आपने जो बोला कैसे समाप्त किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें है जागरूकता, और हर व्यक्ति को इसमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। अभी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार में एसीबी की कार्रवाई बहुत तेज हुई है। क्यों? घूस लेने वाले पकड़ा रहे हैं, करप्शन करने वाले पकड़ा रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता आ रही है। काम करवाने जा रहे हैं, उनका काम नहीं किया जा रहा है। भ्रष्टाचारी घूस मांग रहे हैं तो उनको टैप करवाया जा रहा है। तो अगर जागरूकता हो जाए तो अपने आप भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। जागरूकता की बस कमी है। अगर हर मोहल्ले, हर कस्बे में एक जागरूक नागरिक रहे और अच्छे से हर तरीके से हर मुद्दे को उठाए, तो करप्शन कहीं भी नहीं रहेगा। चलिए, आरटीआई का मकसद तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अब आरटीआई पे चर्चा ये होने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों कई सारे दिशा निर्देश दिए कि अब आरटीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसका जो उद्देश्य था उससे भटक रहा है आरटीआई। इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, आरटीआई में कुछ ऐसे शख्स हैं जो उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, और गलत दुरुपयोग करने वाले कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक लोग ही हैं। राजनीतिक लोग ही उसका गलत दुरुपयोग करवा के उसको समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। वह एक बहुत बड़ी साजिश है कि आरटीआई समाप्त हो जाएगा तो करप्शन सामने नहीं आएगा। आपको लगता है कि आरटीआई समाप्त हो सकता है, जो कानून का रूप ले चुका है, और कई देशों ने ट्रांसपेरेंसी में आरटीआई को महत्वपूर्ण माना है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। जब आरटीआई लागू हो रहा था तो मुझे लगता है कि कई देशों की मिसाल पेश की गई कि जिन जिन देशों में आरटीआई है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी रैंकिंग में वो देश बहुत अच्छा है। समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कमजोर किया जा सकता है, और कमजोर करने के उद्देश्य से ही नए नए संशोधन किए जा रहे हैं। तो यह संशोधन आरटीआई को कमजोर करने की एक साजिश है। अगर संशोधन होता है तो स्वाभाविक है कि यह कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि आज बड़े बड़े मुद्दे, ऐसा नहीं है कि आरटीआई का बहुत बड़ा सदुपयोग भी हुआ है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे इस आरटीआई के माध्यम से खुलासे हुए हैं। और लेकिन सरकार क्यों कमजोर करना चाहिए? जैसे आपके आरटीआई के मामले को अगर मैं समझूं, आपने पीएमओ तक लिखा, उस पर कार्रवाई भी हुई तो सरकार सजग तो है, सरकार इस पे काम तो करना चाहती है। मैं क्या बताया, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं। सरकार में भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो इसको रखना चाहते हैं और इसका उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन अब कुछ जगह ऐसे भी लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि यह ना रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें करप्शन करते ना बने।
क्योंकि मालूम है कि अगर मैं सड़क बना रहा हूं और उस गुणवत्ता के तहत काम नहीं करूंगा तो आरटीआई लगेगा और इसकी पोल पट्टी खुलेगी। यह निर्माण हो रहा है, उसकी पोल पट्टी खुलेगी, क्योंकि जो ड्राइंग डिजाइन है वो आरटीआई से मिल जाते हैं। क्या मटेरियल लगाना है, आरटीआई से मिल जाते हैं। मैं वही बोल रहा हूं, अगर हर गांव में एक व्यक्ति जागरूक होगा, हर पंचायत में एक व्यक्ति जागरूक होगा, तो वह मुहिम ऐसी छेड़ेगा कि हर पंचायत का निर्माण सही होगा और काम सही होगा तो करप्शन कम हो जाएगा। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। और देखिए कि ठीक है 2005 के आसपास ये कानून जिस तरह से आया, उसके बाद में अन्ना हजारे के आंदोलन के समय बड़े स्तर पर चर्चा हुई, लेकिन धीरे धीरे जिन लोगों ने इसका बीड़ा उठाया वो खुद सत्ता में आ गए, फिर उन्होंने क्या किया ये भी सबके सामने है। आपका भी सत्ता में आने का इरादा तो नहीं है? देखिए, मैं आज तक राजनीति में जाने के लिए नहीं सोचा हूं और ऑफर मिले नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊं। कई लोगों ने तो उसका टूल्स बनाया, सीढ़ी की तरह यूज किया और बहुत आगे भी बढ़े। लोगों की स्वभाव है जी। लेकिन राजनीति एक, अब क्या बताया जाए, राजनीति सिस्टम को बदलना है तो राजनीति में तो आना पड़ेगा साहब। ऐसा नहीं है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक पीआईएल एक्टिविस्ट के रूप में रह के भी समाज को सुधारा जा सकता है। बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं जो जनहित याचिकाएं लगा के न्यायालय के माध्यम से आंदोलन करके समाज को सुधार कर सकते हैं, राजनीति को सुधार कर सकते हैं। राजनीति में आकर मतलब सिस्टम का हिस्सा होकर तो सिस्टम को सुधारा जा सकता है। सिस्टम से बाहर है कि कैसे आप सुधार सकते हो? आपको तो सदन में पहुंचना पड़ेगा, वहां बात रखनी पड़ेगी, वहां सिस्टम पे बात करना पड़ेगा, कुठाराघात करना पड़ेगा, तब तो कुछ बात बनेगी। बात वही हो जाएगी कि अगर कीचड़ में जाएंगे तो गंदगी तो लगेगी, छींटे तो लगेंगे। इसलिए कीचड़ में जाने से अच्छा है कि आप बाहर से ही रहकर, कीचड़ को साफ करना तो कीचड़ में उतरना भी पड़ेगा। नहीं, उतरना पड़ेगा लेकिन छींटे पड़ जाते हैं। बाहर से रहकर भी आप उसकी सफाई कर सकते हैं, प्रयास किया जा सकता है। मैंने बताया कि आज न्यायालय है और आपका जो मीडिया है चौथा स्तंभ, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हर तरह के करप्शन के मामलों को उजागर करता है और जागरूक करता है। क्या आज मीडिया को भी गोदी मीडिया का तमगा मिलने लगा है? अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं और बहुत सारी मीडिया, अच्छे मीडिया हैं जो ऐसे मामलों को उठाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। बहुत सारे मीडिया ऐसे भी हैं जो एक तरफा दिखाते हैं, जबकि मीडिया का काम है कि दोनों पहलुओं को लेकर सच्चाई को सामने लाना। और मीडिया सच्चाई लाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लाती है, लेकिन कुछ मीडिया जो रहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ रहते हैं जो सही तथ्यों को नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ मीडिया ऐसे रहते हैं कि आपकी बात को भी और उनकी बात को, दोनों की बातों को सामने रखेंगे कि वास्तविकता क्या है। अब तो एआई और चैट जीपीटी का जमाना है, अपनी चुनौतियां या तो ऐसा क्रिएट भी कर दिया जाता है कि कौन असली है कौन नकली समझ में नहीं आता है। अब भविष्य में और भी आगे आगे नए नए चीज इन्वेंशन होते रहेंगे और भी बहुत सारे चीज देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सच्चाई का संकट है वो एक धर्म संकट के तौर पे उभरेगा? क्या सही क्या गलत, इसके बीच में काफी द्वंद रहेगा मनुष्यों के बीच। एकदम भविष्य है ऐसा, क्योंकि अभी देखिए हाथी मनुष्य द्वंद की बात कर रहे थे, अब तो सच्चाई को लेकर एक द्वंद है, रहेगी सच्चाई को लेकर द्वंद। अब हाथी का मुद्दा उठा रहे हैं तो सरगुजा को तो जान ही रहे हैं कि हाथी कितनी बड़ी समस्या है। हाथी समस्या नहीं है, यहाँ के जंगल को काटने की समस्या हाथी है। अगर मेरा घर जंगल है और मेरे घर को आप उजाड़ोगे तो मैं तो आपके घर में पहुंचूंगा ही। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार दलील ये दी जाती है कि हाथी तो छत्तीसगढ़ के है ही नहीं, वो तो उड़ीसा के रहवासी है, आ गए वो लोग इधर विचरण करते हुए। आपने भी सुना भी होगा। आप कभी तमोर पिंगला के घने जंगलों में जाइए, 150 से 200 हाथी परमानेंट वहां रहते हैं, परमानेंट 150 से 200 हाथी। आपको वहां ऐसे ऐसे जानवर आपको मिल जाएंगे जो छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऐसे घने जंगल आज भी सरगुजा में विभाजित सूरजपुर जिले में विद्यमान है। हम लोग देखे हैं, स्वयं देखे हैं जंगल में। तो जंगलों का जो कॉरिडोर, जो हाथियों का कॉरिडोर है, पलामू से लगा हुआ है, इधर उड़ीसा से भी लगा हुआ है। तो हाथी का काम है, उनका एक रास्ता बना हुआ रहता है, वो अपने रास्ते में चलते रहते हैं। मेन पार्ट के नीचे जंगलों में पूरे हाथी रहते हैं। हाथी तो लगातार है सरगुजा में,
तो ये द्वंद्व कैसे समाप्त हो सकता है? द्वंद्व समाप्त तो वही हो सकता है कि जब उनका घर उजाड़ना बंद कर देंगे। अगर उनका घर रहेगा तो शहर में घुसना बंद कर देंगे, मानव द्वंद्व बंद हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी इस पे एक PIL दर्ज कर देना चाहिए? आप देखिए पिछले दिनों मैं अभ्यारण्य को लेकर अब मैं आपको बता दूं जी 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरी एक जनहित याचिका लंबित है और आज भी लंबित है, अरण्य हसदेव जंगल को काटने पे रोकने के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही सुनवाई हुई और उसमें इनको बोला गया कि आप बताओ ड्रोन से शूट लेके कि कितनी जंगल आपने काटा और कितने जंगल बचाए और कहां आपने जंगल लगाए उसको बताओ। अभी कुछ दिन पहले ही सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय मेरे जनहित याचिका पे। देखिए कि अभी हाल ही में सेंचुरी को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसले किए वो भी मील का पत्थर साबित हुए कि बफर जोन को लेकर उन्होंने नियम दिशा निर्देश जारी किए। तो सर्वोच्च न्यायालय भी संजीदा है ऐसे मसलों पर। एकदम बहुत ज्यादा न्यायालय, चाहे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हो चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो। आपको मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मैंने 2023 में एक जनहित याचिका लगाई थी। पूरे कांग्रेस गवर्नमेंट के समय गोठान बनाया गया था गौचर भूमियों पे, चरागाह भूमियों पे। तो मैंने जब हाई कोर्ट में वो जनहित याचिका लगाई और पूरे बताया कि 14,000 एकड़ जो जंगल की जमीन है उस पर अस्थायी निर्माण किया जा रहा है जो कि बिना वन विभाग की अनुमति से नहीं किया जा सकता है। तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने यह कहा पशु पक्षी और पेड़ पौधे तो कोर्ट नहीं आ सकते हैं, किसी को तो आना पड़ा कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट का ऐसा वक्तव्य था। मामला भी लंबित है, उसमें भी कार्रवाई होगी। थोड़ा सा न्यायालय में समय लगता है लेकिन न्याय मिलेगा। अंधेर है देर नहीं है। हाँ, अंधेर है देर नहीं है, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। कभी ना कभी उजाला तो आएगा ही, जरूर आएगा। मैं छटेगा, उजाला की उम्मीद है। मैं इंतजार करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं किसी मामले को हड़बड़ा के करता हूं, पूरे दस्तावेजों के साथ, साक्ष्य के साथ किसी भी न्यायालय के समक्ष रखता हूं। चाहे करप्शन के मामले हों, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, सभी मामलों में न्यायालय में भी FIR दर्ज करवाना है। करप्शन तो पहले दस्तावेज को इकट्ठा करता हूं, उसके बाद ही रखता हूं। क्योंकि अब तो ये ग्लोबल एक मुद्दा बनता जा रहा है, ग्लोबल इशू है। क्योंकि अभी देखिए जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर काफी गंभीरता से चर्चा हुई और इसमें चाइना और इंडिया के ऊपर जो लेयर है जो पोल्यूशन को लेकर, उसको लेकर इनको डांट फटकार भी लगी कि आप सुधर जाइए, नहीं तो क्या स्थिति हो सकती है। क्योंकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी सेट किया गया है कि आपको क्या करना है, नहीं तो ये धरती बचेगी नहीं। धरती नहीं बचेगी तो आप क्या कर लेंगे। प्राकृतिक आपदा क्यों आ रही है, इसका मेन कारण वही है। वनों की अवैध कटाई, जंगलों में, जैसे अभी उत्तराखंड में जो हुआ, उत्तराखंड में जितनी बड़ी त्रासदी, वहां पे किस तरह से इंक्रोचमेंट किया गया। बस नदी के किनारे आप इंक्रोचमेंट करोगे तो नदी तो अपना रास्ता छोड़ेगी नहीं। जी जी, वो तो अपना रास्ता बनाएगी ही है। आप अगर नदी के बीचों बीच घर बनाओगे तो आप तो बहोगे एक दिन ना आप। तो वही स्थिति बन रही है हर जगह। तो ऐसे कामों को रोका जाए, ऐसे नदियों को बचाया जाए, ऐसे जंगलों को बचाया जाए, यह मुहिम करना जरूरी है। चलिए इस मंच से कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपके मन से एक संदेश देना चाहता हूं कि करप्शन के ऊपर और मेरे जीवन के ऊपर एक मूवी बन रही है। लगभग शूटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। मूवी का नाम है DK और बहुत जल्द रिलीज होगी। और PK की तरह DK तो कुछ नहीं है। हाँ, PK की तरह DK ही है। जी, लेकिन इस DK के मूवी में करप्शन का बहुत बड़ा योगदान, मतलब कैसे करप्शन को समाप्त करने का प्रयास किया गया, वो पूरी बात दिखाई गई है, प्रयास किया गया है। तो बहुत जल्द ही। तो उसमें हीरो आप ही हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। मेरे जीवन के ऊपर कहानी है। हीरो तो आप ही हुए, ठीक है। आपका कैरेक्टर कोई और कर रहा है। जैसे अभी आपने 12वीं फेल मूवी देखी होगी, एक IPS के ऊपर बनी थी, उसी प्रकार मेरे ऊपर एक मूवी बनी हुई है और अच्छी मूवी है। स्थानीय लोगों को मौका मिला। हिंदी में है कि? हिंदी में है, हिंदी में, पूरी हिंदी में है। और सरगुजा की वादियों में ही शूटिंग हुई है इसकी। और उम्मीद है कि लोग उसे पसंद करें। OTT पे आएगा कि पहले OTT पे आएगा। लगभग पूरे भारत में 500 टाकीजों में रिलीज होने की भी तैयारी चल रही है जी। और बड़े पर्दे की मूवी है। मतलब आप तो और फेमस हो जाएंगे। अब फेमस होने की बात नहीं, लोगों, मैंने जो किया मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन एक दो ऐसे शख्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं, आपके जीवन के ऊपर मूवी बननी चाहिए। उन्होंने पूरी तैयारी की और उन्होंने पूरी मूवी बनाई। स्क्रिप्टिंग आपने की? नहीं, हमने सिर्फ अपनी कहानी उनको बताई जी, कैसे घटना हुआ, क्या हुआ, पूरी कहानी उनको बताई।
और उन्होंने पूरा उसको उतारा, उसके बाद तैयारी की, लगभग 2 साल से तैयारी चल रही थी जी। हो सकता है 2025 के अंतिम तक हो जाए इसको पूरा। चलिए, तो उम्मीद जो है कि मूवी जल्द से आए और सभी लोग देखें उस मूवी में जिसमें आपको लेकर आपके चरित्र को उभारा गया है, दर्शाया गया है, और सभी को इंतजार भी रहेगा। मैं चंद्रशेखर गुप्ता से गुजारिश करना चाहूँगा कि नेक्स्ट सेशन में चर्चा किससे करनी है, क्या करनी है, उसकी रूपरेखा तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री आर के गांधी जी और मां अन्ना ग्रुप की डायरेक्टर श्री नर्मदा गांधी जी, प्लीज मंच पे। ललित सर, अरुण सर, प्लीज सम्मान।